अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल की सारी कहानी जो भी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट बताए समझ आ गया, ठीक है। नहीं तो फॉलो फिर भी आप ये वाला फॉरवर्ड कर रहे होंगे। अभी मैं और वैरायटियां शामिल कर दूं ना, फिर तो ये यूनिट्स की भी एक वर्किंग बताऊंगा कि कितना आउटपुट कितना तो कैसे 19,500। तो जब चीजें ज्यादा हो जाएंगी ना, फिर इसका भी एक स्केड्यूल बताऊंगा, क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं इसको। कंप्लीटेड कितना है 19,500। $150,000 लेबर कॉस्ट थी और 60% 90,000 ये FOH था, तो कन्वर्जन 240 हो गया। तो पर यूनिट कॉस्ट बन गई दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा, ये जस्ट वैसी फिगर्स यहाँ दोबारा लिख के प्लस हो गए, ये आंसर नहीं बन रहा है। दिस डिवाइड बाय दिस हो रहा है 12.09। ठीक है, फिगर्स बस देख ले, प्रोसेस कॉस्टिंग आसान है। यहाँ वाला भी यहाँ वाला कन्वर्जन होती है लेबर प्लस FOH। लेबर कितनी 150 में 150 का 60% ऐड कर दें। अप्लाइड FOH 60,000 90,000। क्या स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन था मेरे को, कोई बात नहीं, माफ किया, कोई मतलब नहीं। क्या करूं यार, वो सारे ही बैठे हो, जाना इधर रिसेप्शन पे, उनसे कहना कि वो एयर फ्रेशनर भिजवा दें। अच्छा चलें, खैर जब तक वो स्टूडेंट आता है वो नहीं पढ़ाई तो उसके आने के बाद ही कराऊंगा।
दो बातें दोनों लोगों के लिए। जब भी हम किसी गैदरिंग का हिस्सा हैं या किसी भी और, चाहे वो मस्जिद की गैदरिंग है, चाहे वो क्लास की गैदरिंग है, चाहे फैमिली गैदरिंग है, इंसान के जिस्म में चूँकि खराबियां हैं, उसमें पेशाब, पखाना, पसीना, ये सब उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बदबू होती है इसमें, ये इंसान की औकात भी है, बदबू होती है। अब उसमें सफाई का ख्याल रखना ठीक है, आप लोग अब नहा के चलो आते ही होंगे, बेशक आप हॉस्टलाइट भी हैं यार, बहुत ज़्यादा नहीं कर देना बस। बस 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 बहुत सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सफाई का ख्याल रखा करें। आप लोग अगर हॉस्टलाइट भी हैं तो सादगी और गंदगी में फ़र्क होता है। अगर आप हफ्ते बाद खुद ही कपड़े धोने होते हैं, ठीक है, मसले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हफ्ते बाद अगर धोने हैं तो वो पूरा हफ्ता वही वाले भी पहनने हैं। आप अगर फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने ना खर्चे बेटे प्रायोरिटाइज करना सीखें। आप अगर मोबाइल के कार्ड पे या सिगरेट पे या जो भी और भी आदतें हैं, इस पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप डिओड्रेंट खरीदें, फिर आप कोई 2-3 तरह के कपड़े हों आपके पास, ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ये मैं इस वक्त कोई शुगल लगाने वाली बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सफाई हमारे दीन का इतना अहम पहलू है, इतना अहम पहलू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीशीज़ के एतबार से तो इंसान है, वो उनका मुकाम जैसा भी हो, स्पीशीज़ के हिसाब से तो इंसान है, तो हम इंसानों के साथ जो भी ज़रूरियात हैं वो उनके साथ भी थी। अब उनका रुतबा इतना ज़्यादा है कि उनके साथ ये जो हमारे यहाँ खामियाँ कमियाँ हैं ये नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पसीने में बदबू है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में बदबू नहीं हो सकती, खुशबू थी। मेरा थूक गंदा है, उनका जो लुआब है वो मुबारक चीज़ थी। इवन देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत कसरत से काम किया वो मिसवाक करना किया है। जब घर में एंटर होते हैं तो मिसवाक करते हैं, तो ये हमारे लिए पैगाम है। यहाँ तक कि मस्जिद में भी जाने से मना कर दिया कि प्याज खा के मस्जिद में ना जाओ। इसका मतलब मस्जिद में जाने से रोकना नहीं है, मस्जिद जाने से पहले प्याज खाने से रोकना है। और इफ्तारियों में जब रमज़ान में कभी इत्तफाक हो मस्जिद में मगरिब पढ़ने का, और फिर जो टिकारें निकलती हैं तो इन चीज़ों का बेटा ख्याल रखा करें। मैंने भी प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ानी है, इन चीज़ों का आप लोग खुद ही ख्याल रखा करें। ये हमारी सफाई की जिम्मेदारियों में से है कि जो मेरे जिस्म की गलादतें हैं उसके असरात बाकियों तक ना पड़ रहे हों। उसमें मुंह की सफाई भी शामिल है, जिस्म की सफाई शामिल है, कपड़ों की सफाई शामिल है। और ठीक है, आप पैदल आ रहे होते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, पैदल आते होंगे, ठीक है, जिस्म में पसीना आएगा तो बदबू होगी, डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया करें, बैग में रख लिया करें, जुराबें, जूते, इनका ख्याल रखा करें। ये ख्याल रखने वाली चीज़ें, ये सादगी नहीं है। ये अगर को कहे जी कि मैं तो इन चीज़ों की फिक्र नहीं करता, तो शर्म करें, क्यों फिक्र नहीं करते? ये सादगी नहीं है, ये गंदगी है। तो एक तो ये कि अपने जिस्म की सफाई का बेटे ख्याल रखें। दूसरा, वो लोग जो चलो ठीक है क्लास में अब बैठे हैं, चलें, दूसरा अगर नहीं ख्याल रख रहा तो हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लें। मतलब अगर आप किसी अपने साथी को कहना शुरू कर दें कि भाई तू नहा के नहीं आया, तुम्हारे जूते ठीक नहीं है, तुम्हारे पाँव से बदबू आ रही है, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं इस वक्त बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। आपका जितना मर्जी दोस्त के साथ मजाक हो, जितना मर्जी अच्छा मजाक हो, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें ये तजलील ही कर रही होंगी, इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही हो रहा होगा। तो दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सफाई का ख्याल नहीं रखते बराए मेहरबानी रखा करें, और जो साफ सुथरे होके आते हैं अच्छी बात है। और अगर दूसरा कोई नहीं है इस तरह से क्लास के अंदर जो सफाई का ख्याल रख रहा, बर्दाश्त कर लें बर्दाश्त, कोई बात नहीं। क्या जी? नहीं बताओ, ख्याल रखा करें जी इस चीज़ का। क्या करना है इसी को? चले बस इधर रखें।
स्टेटमेंट, बस स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है जी, इसी की अभी जो सामने है वो तो कर दूं ना। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इसी की सॉल्व कर रहा हूं, इसी सवाल की। पहले इनमें से बताएं, कोई फिगर ना समझ आई हो तो। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन होती है एक स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एक रिपोर्ट है जो महीना एंड हो गया, उस महीने की उस प्रोसेस की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि इसका आउटकम क्या रहा। जैसे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस महीने की, इस सेशन की, कि इसका एंड रिजल्ट ये निकला है। जैसे आप लोगों को आईकेपी की तरफ से रिजल्ट के बाद लेटर रिसीव हो रहा है कि सेशन का आउटकम क्या है, तो ये इस प्रोसेस की फॉर द मंथ एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि इसका आउटकम क्या निकला। इसकी एक और मिसाल, जिन लोगों को क्रिकेट का बिल्कुल आइडिया नहीं है वो इग्नोर करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, टेस्ट मैच का जब डे एंड हो गया तो उसका एक स्कोर कार्ड स्क्रीन पे नजर आया, वो उस डे की रिपोर्ट है कि इस डे में कितने खिलाड़ी आउट होके चले गए, उनका स्कोर, और कौन से दो अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, उनका स्कोर। तो इसी तरह से इस डिपार्टमेंट की फॉर द मंथ एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें इस डिपार्टमेंट का जो इस महीने का आउटकम है, दो हैं, एक यूनिट कंप्लीट होकर बाहर चले गए और दूसरा अभी इन प्रोसेस है, उनकी कॉस्ट लिखी जाती है यहाँ, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। जो यूनिट्स मुकम्मल हो गए, कितने 19, इनकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 469,755। और जो अभी वर्क इन प्रोसेस हैं उन पे मटेरियल कितना इनकर हो चुका हुआ है? ये 12, 500 इंटू 12, 500 है ना, 6000। ये कन्वर्जन वाली लाइन अभी लिखिएगा नहीं, ब्रैकेट अभी ब्रैकेट मत लिखिएगा जो यहाँ मैं कर रहा हूँ। 500 पे 12 रुपए, 12.09 पूरा खर्च हो चुका हुआ है। देखें, जब यूनिट मुकम्मल हो जाता है ना, कंप्लीट, तो इतना मटेरियल इस पे खर्च हुआ होता है, इतनी कन्वर्जन खर्च हुई होती है। क्या ये अच्छा मटेरियल के एतबार से तो मुकम्मल थे, तो इसलिए पूरा 12 मल्टीप्लाई हो गया। ये अभी मुकम्मल नहीं है, तो 12.09 पूरा खर्च हो चुका है इन पे। कितना? 70। ये ब्रैकेट नहीं लिखना अभी, कितना? 4232, बस 10,232 है जी। ये ब्रैकेट नहीं लिखना अभी, बाकी करें, ये ब्रैकेट नहीं लिखना अभी। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में इस प्रोसेस की जो फॉर द मंथ प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस क्या, इसका एंड रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला, इतने बन के अगले प्रोसेस में चले गए, इतने अभी भी इन प्रोसेस हैं, और उनकी कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट इनकी बताना, ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है। ये कैलकुलेशन दोबारा सुन लें। ये वैसे मैंने कल भी बताई थी इस तरह की बात। मटेरियल इन पे जो कॉस्ट इनकर हो चुकी हुई है, पूरे यूनिट की 12 रुपए होती है, तो ये इन पे पूरा मटेरियल लग चुका हुआ है इनटू 12। कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके होते तो इतना खर्चा होता, नहीं हुए इसलिए इसका 70% खर्चा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड ये। यहां तक कोई इतराज, परेशानी, तकलीफ? क्या वो भी नहीं हुआ ना? नहीं, अभी हुआ ही नहीं। वो जो डे 1 के एंड पे स्कोर कार्ड है, उसमें जो बैट्समैन अभी क्रीज पे मौजूद है, वो जो रन उसने अगले दिन कर रहे हैं, वो कहाँ शो कर रहे हैं हम? टोटल रन तो एक शो हो रहे हैं ना। जिस खिलाड़ी जो भी क्रीज पे मौजूद है, 45 पे खेल रहा है, अगले दिन जितना उसने खेलना है वो अभी स्कोर कार्ड में आ रहे हैं। टोटल तो आ रहा है ना उस खिलाड़ी का है। कहाँ पर? यहाँ मैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, इसमें आप पूछ रहे हैं जो मुझे पूछ रहे हैं, इसमें बताएं क्या पूछ रहे हैं आप। इस स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जो यूनिट्स कंप्लीट हुए उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, और जो अभी वर्क इन प्रोसेस है उनकी अब तक की लग चुकी कॉस्ट कितनी है, ये बता रहे हैं। किसको, किसके साथ टैली करना चाह रहे हो उसको? हाँ, वो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है 12.09 पर यूनिट है। हाँ हाँ, टोटल कन्वर्जन पता है उससे निकालना। अच्छा, और अपना ठीक है, ये पता है 240, तो वो तो इसके ऊपर पूरे 100% लगना था।
अच्छा, आप जो मुझे लग रहा है जो पूछना चाह रहे हैं वो पिछले वाले सवाल की जब ये बना लेंगे ना, फिर मैं उसके बारे में एक जवाब दूंगा, फिर बताना वही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे। इसकी कैलकुलेशन में, अंडरस्टैंडिंग में बताएं, कुछ पूछना है तो है जी। ये भी थोड़ी जल्दी कर दी बात आपने। हाँ जी, थोड़ी सी जल्दी कर दी है बात, इससे रिलेटेड सवाल। जी जी, क्या 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 करूं, किस क्या कहने, क्या करूं यार। ये भी उसने बात की थी, वो मैं कह रहा हूँ कि भी थोड़ी जल्दी है ये बात, बस 4:30 मिनट ठहर जाए। इन 500 को मल्टीप्लाई किया है इससे, अगर ये 500 कंप्लीट होते तो हाँ इन पे इतना खर्चा ओवर कन्वर्जन का होता, लेकिन क्या सारा खर्चा इन पे हो चुका है या अभी और होना था? 70% हुआ है ना, तो इसको फिर 70% से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मल्टीप्लाई किया। जो कल मैंने इक्वेशन समझाई थी वो भी ऐसे ही किया था। अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए इस 70 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। किसी को बुरा लगा हो, कोई तकलीफ, कोई दिलादारी, ये अच्छा लग रहा है? जो पहले लिखा हुआ था असल तो वही है, कि फिजिकली 500 यूनिट्स ही हैं, असल में 500 ही हैं, इनटू 12 पूरा नहीं खर्च हुआ, 12 का 70% हुआ है, असल तो वही है। लेकिन अगर इसको इस शक्ल में लिख दें तो आंसर तो सेम आएगा ना। अब इस शक्ल में क्यों लिखा? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने के लिए एक चीज याद करा देता हूं, जो यहां यूनिट्स लिखे हुए हैं, जो यहां पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है, उनको इस्तेमाल करके ये बना लेते हैं। 19,500 मटेरियल कन्वर्जन दोनों में लिखा हुआ है, तो 19,500 को इनके दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोजिंग यहां 500 लिखा है, इस 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। कन्वर्जन यहां 350 लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। वहां लिखे हुए यूनिट्स, यहां निकली हुई कॉस्ट पर यूनिट, इनको इस्तेमाल करके ये स्टेटमेंट बन रही है। ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं 350 को 12.09 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। असल में क्या है? 500 इंटू 12.09 इंटू 70%, लेकिन सही है, गलती थोड़ी। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखें कि जो यूनिट्स यहां लिखे थे उन यूनिट्स को इस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। बस अब ये ठीक है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल है। अरे ये कोई प्रेफरेंस का मसला ही नहीं है भाई, यानी अगर आप पूछें कि आई के ब्रैकेट इस तरह लगाना प्रेफर करता है, किस तरह प्रेफर करता है, कोई इशू नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। 350 इंटू 12.09 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, अब ये नोट कर लें। और जो कल वाली मिसाल में स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन की जगह छोड़ी थी, बनाएं, बनाइए। है मैंने कहा था यार, नहीं कहा? कल वाले सवाल में क्या रिक्वायरमेंट बताई थी मैंने? है जो कल मैंने क्लास में मिसाल बनाई थी उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रखी थी? है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट रखी थी, तो किधर की सॉल्व नहीं की थी? क्या कहा था यार? जगह छोड़ने का कहा था मैंने। चले नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले पेज पे कर लें, करें सॉल्व। कल वाली एग्जांपल में स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दीजिए। अच्छा, मैंने लेबर के सवालों में से क्वेश्चन 7 बोर्ड पे किया था, फिर उसको क्वेश्चन 9 होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 8 का मैंने कुछ कहा था? कुछ कहा ही नहीं था। अच्छा, फिर दूसरे सेक्शन में कहा होगा, वो नहीं करना अभी, वो जब डिसीजन मेकिंग के करीब पहुंचेंगे फिर करने वाला होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 था लेबर वाले सवालों में, वो डिसीजन मेकिंग के करीब पहुंचेंगे तो करने वाला सवाल है, अभी नहीं है।
यार ये भी चला दें यार, है रिमोट से बंद है। चले वो वाला चला लें। नहीं 24 का तो फायदे कोई नहीं है। कैमरा इधर करके ना ले रिमोट क्या हो जाता। हाँ जी डन। ये कितना 90 600 इंटू 20 प्लस 576 ये 400 इंटू कितना 8000 ये ठीक है। ये है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कल वाले सवाल का कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। डन। अच्छा इस सवाल में एक बात बता रहा हूं, अगर अभी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो टी अकाउंट में जाके दोबारा होगी। अभी को खास जरूरत नहीं है बताने की, वो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था इसलिए बता रहा हूं। अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो टी अकाउंट में जाके दोबारा बताऊंगा जब टी अकाउंट बताऊंगा। कल वाले सवाल में टोटल खर्चा कितना लगा था फॉर द मंथ? 590। इसको और इसको ऐड करें, क्यों आ गया बराबर? ये वो इन्हीं पे तो लगा हुआ है, हमने तो लगे हुए खर्चे को बांटा है। बस हमने सिर्फ उस खर्चे को बांटा है कि उस खर्चे में से जो कंप्लीट हो गए उन पे कितना खर्चा लगा और जो अभी वर्क इन प्रोसेस है उन पे कितना खर्चा लगा, तो उसी खर्चे को बस बांटा है। तो अगर आप उन दोनों को मटेरियल कन्वर्जन को ऐड करें तो 596 बनेगा, और ये 20 और ये 576 ऐड करें तो 596 बनेगा। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? इसका 70% नहीं लगा, वो 70% ही इसमें शामिल है, बाकी भी और लगना है, वो अगले महीने लगेगा। अच्छा इस सवाल में ये टैली क्यों नहीं हो रहा? ये कितना 480, ये कितना कितना फर्क है? क्यों? ये आगे चल रहा था ना, हाँ तो राउंडिंग ऑफ का फर्क, लेकिन हमने टैली नहीं करना है, ये तो वैसे ही एक बात बता रहा था। तो अभी तक की जितने वैरायटियां सीखी उसमें अभी हम जहां तक पहुंचे हैं, कर लेगा वो कर लेगा। देखें अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अब जब तक मैं टी अकाउंट नहीं ले आता, अब यही तीनों चीजें चलती रहेंगी, इन्हीं में हम और वैरायटियां और प्रैक्टिस आती रहेगी।
अब इसमें क्या आ गया, लॉस आ गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। मिसाल के तौर पे इस सवाल में मैंने क्या बताया था, कौन सा महीना था, मई ना। ये वो जो मई एंड पे 500 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, 70% कंप्लीट। अब वो अगले ही लम्हे जून के ओपनिंग बन चुके होंगे। ये उसी से आगे बढ़ा ली बात। ये जो मई के महीने के 500 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, 70% कंप्लीट, ये क्या थे, पूरा मई में शुरू से लेके एंड तक बस पड़े ही रहे मशीनों के अंदर? नहीं, जो भी मशीनों की ड्यूरेशन थी 4-5-6 घंटे, 31 मई रात 12 बजे जब क्लोजिंग का टाइम था, उस वक्त मशीन में आए इनको ये 4-5 घंटे नहीं हुए थे, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है और अगले ही पॉइंट पे वो ओपनिंग बन चुके हैं। और अब वो 2-3 घंटे बाद निकल के आउटपुट भी हो जाएंगे, लेकिन अब वो बात सारी जून में चली जाएगी, तो वो जून के हिसाब से ओपनिंग बन गए। फिर इसके अलावा जून में मजीद इनपुट हुए, इनपुट कर लें 12,000। जून के एंड पे फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बच गए 900, और ये हैं लेट से 80% कंप्लीट। तो आउटपुट कितना हो गया? 11,600। कैसे? 500 पहले थे, 12 और आए, 12,500, 900 अभी भी मौजूद हैं, तो बाकी आउट हो गए। ग्यारह 600। ओके, जी। उस प्रोसेस के कंप्लीट होने तक अब उस प्रोडक्ट की टोटल कितनी कॉस्ट हो चुकी हुई है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बाकी लोग भी सुने। ये जो 900 यूनिट्स 80% कंप्लीट है, इसका मतलब है कि जो 900 में से 80% यूनिट्स हैं, जैसे आप क्लास में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और इन 100 लोगों के बारे में कहा जाए कि 70, आप नहीं वैसे कह रहा हूं, क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का 70% कैफ कंप्लीट है, तो इसका मतलब है कि इन 100 में से 70 लोगों का कैफ पास है और 30 फारिग बैठे हुए हैं। हाँ जी, सारे के सारे लोगों का कैफ का जो टोटल ड्यूरेशन है, जो टोटल पेपर है, उनमें से 70% पास कर चुके हैं। तो 900 80% कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि इसमें से 720 यूनिट्स पूरे हो चुके हैं और बाकी 180 बिल्कुल फारिग हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे एक ही मशीन के अंदर हैं। कढ़ाई गोश्त में, गोश्त अभी पक रहा है, दुम्बा कढ़ाई कर लेते हैं, चलो। काली मिर्चें हैं उसमें और उसकी अपनी चर्बी में उसको अच्छी तरह से अभी बन रही है कढ़ाई। टमाटर सब उसमें डल चुके हुए हैं। अच्छा, अब वो जो उस कढ़ाई में 1 किलो गोश्त पड़ा हुआ है और उस कढ़ाई को बनाने वाला अगर कहता है कि जी 80% काम हो चुका है, तो उसका मतलब है कि उस 1 किलो में से 800 ग्राम कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है और 200 ग्राम खाली पड़े हुए हैं। नहीं है ना, उस सब की बात हो रही है कि उन पे जितना टोटल प्रोसेस चलना था उसका 80% चल चुका हुआ है। तो ये इन 900 पे, सारे के सारे 900 पे 80% प्रोसेस चल चुका हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू, हाँ तो मैंने ये लिखा था ना कल। नहीं, वो ये जो सवाल था ना, ये मल्टीपल लोगों को होता है, आप में से भी कई लोगों को होगा, शर्मो शर्मी पूछ नहीं रहे होंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इतने % कंप्लीट का मतलब ये नहीं है
कि इनमें से 720 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हुए हैं और 180 पे भी काम शुरू नहीं हुआ। ये मतलब नहीं है इसका, ये सारे एक जैसे हैं। इन पे अगर जितनी देर भी इन पे आग चलनी थी, इनको पकना था, वो पूरा जो प्रोसीजर था वो भी 80% तक पहुंचा है। ये मतलब होता है 80% कंप्लीट का। सारे चल रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको 570% किया तो वो फिर ऐसी जब जैसे कि 350 100% बन गए, ओवर 50, हालांकि ऐसा है कि सारे 70% बन गए। तो भी सही कह रहे नहीं, तो मैंने यहाँ 350 लिखा तो गलत हो गया। मैंने कहा था कि असल में ऐसे ही है कि 500 यूनिट्स हैं और वो सारे के सारे इकट्ठे एक ही तरह AFC से स्टार्ट हुए थे, एक ही क्लास से उन्होंने पढ़ना शुरू किया था और अब उनका टोटल ड्यूरेशन 70% तक हो चुका हुआ है। 70। लेकिन 500 इंटू 12.09 इंटू 70% जो करना था और ये आंसर निकलना था, अगर 500 इंटू 70% पहले करके यहां 350 लिख दें तो आंसर फिर भी यही आएगा ना। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि 500 अधूरे इज इक्विवेलेंट टू 350 पूरे। ओनली फॉर कैलकुलेशन, ये सिर्फ इस कैलकुलेशन, वरना 350 कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बीच में दो फिगर्स को नेट करके 350 बनाया है, वरना 350 की असल हकीकत कुछ भी नहीं है। ये फिजिकली कितने हैं? 500। हाँ जी, दो बच्चे हैं, उन दोनों का आधा आधा टिकट होने की वजह से, दो बच्चे हैं, एक बच्चे का आधा टिकट है किसी भी जगह जाने का, सवारी का, लेट्स से आधा टिकट है जी बच्चे का। तो अब वो जो दो आधे आधे टिकट दो बच्चे हैं, उनका खर्चा कितना होगा? जितना एक आदमी का होता है। तो अगर कहा जाएगा वो जो दो आधे बच्चे हैं, तो वो आधे हैं नहीं है ना, उनको आधा आधा काट के जोड़ के एक बंदा तो नहीं बना रहे ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कहा जा रहा है कि उन दो बच्चों के आधे आधे टिकट का उतना ही खर्चा होगा जितना एक बड़े के टिकट का खर्चा होता। तो वो दो ही हैं। यहां तक क्या? यस सर, मैंने तो भी सवालिया निशान लगाया नहीं था। यहां तक बात ये हो रही थी कि ये 11600 यूनिट्स इस महीने में प्रोसेस 1 का आउटपुट है। ये 500 आउटपुट में चले गए या इनमें से कुछ अभी भी यहां मौजूद है? चले गए होंगे। वो तो 2-4-5 घंटों की बात थी, वो तो 1 जून को ही शुरू में ही कहीं चले गए होंगे। हैं? फाइफो किधर है? नहीं, लेकिन चले गए ना, तो कंसर्न लाने लगा अभी। इन 11600 में वो 500 भी हैं और इनमें से 11100 ये पूरे बन गए। इनमें से इतने अभी भी मशीन में है, तो 1100 बाहर चले गए। तो ये जो 11600 है वो 5 वो हैं और 1100 ये हैं। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते हुए हम इनकी कॉस्ट निकाल रहे होंगे और उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, पर यूनिट कॉस्ट कन्वर्जन चाहिए होगी। इन पे मटेरियल कब लगा था? पिछले महीने। इन पे इस महीने। जरूरी है पिछले महीने जो मटेरियल की प्राइसेस थी इस महीने भी वही हो? नहीं। इस पे इस हद तक कन्वर्जन कॉस्ट पिछले महीने आ चुकी थी, बाकी 30% इस महीने और आई होगी, और इन पे तो सारी कन्वर्जन अभी ही आई होगी। पिछले महीने के लेबर ओवरहेड्स के रेट इस महीने के लेबर ओवरहेड्स के रेट फर्क हो सकते हैं? फर्क हो सकते हैं। तो इस 11600 में अब दो तरह के यूनिट्स आ गए, कुछ पे मटेरियल कॉस्ट और इनकर्ड है, कुछ पे मटेरियल कॉस्ट और इनकर्ड है। तो अब अगर डिफरेंट रेट्स आ जाएं तो उसका हल होता है जो बचपन में पढ़ा था और जिनका बचपन ही अभी शुरू हुआ था, तो फाइफो और वेटेड एवरेज। तो जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सवाल वाले को बताना पड़ेगा कि वेटेड एवरेज मेथड लगना है या फाइफो मेथड लगना है। तो हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं।
पहले कराता हूँ वेटेड एवरेज। आप जो तीन चीजें सीख चुके हैं ना, उन्हीं को लेके ही चलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट। अब उसी को ही लेके बात आगे चल रही है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो और वेटेड एवरेज मेथड हो, तो जो अभी तक कार्रवाई सीखी थी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इनमें जो जैसे जितना अभी तक सीखा सेम वही है। सेम फॉर्मेट है, सेम लाइंस हैं एज स्टडीड इन हाँ, कॉस्ट पर यूनिट जब निकाल रहे होंगे तो अब उसके न्यूमरेटर में फर्क आ जाएगा। न्यूमरेटर में फर्क आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूमरेटर में फर्क आएगा, और वो अब इस तरह से होगा कि अभी तक हम न्यूमरेटर में क्या लिखते थे? न्यूमरेटर अभी तक हम न्यूमरेटर में लिखते थे, पहले मैंने वर्ड यूज नहीं किया था, अब कर रहा हूं। अभी तक हम ये कर रहे थे, क्या लिखा है? तो यही कर रहे थे हम अभी तक। हमें अभी जो 2-3 सवाल किए उस पे मैं बताता था फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, तो मई के महीने में जो मटेरियल लेबर आया वो बताता था। तो ये था जो फॉर द मंथ कह के कॉस्ट दी होती थी। अब न्यूमरेटर में साथ पिछले महीने की नहीं कह रहा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मैंने लिखा है बेशक, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ये भी ऐड हो जाएगी, और अब ये होगा न्यूमरेटर। दोबारा अभी जो सवाल किए उसमें पर यूनिट कॉस्ट का न्यूमरेटर क्या यूज कर रहे थे उस महीने में, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट आ रही थी। तो इनफैक्ट हम ये कर रहे थे अब तक। अब इसके साथ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी मिल जाएगी, और ये टोटल अब न्यूमरेटर होगा। इसको डिवाइड से वो जो ईपी के यूनिट्स निकले होंगे, तो ये फर्क पड़ेगा। है जी? नहीं, अभी भी नहीं समझ आ रही जी? नहीं समझ आ रही? नहीं, वैसे बोलना अच्छा लग रहा है या वैसे? अभी तक जो 2-3 सवाल किए हैं, 2 सवाल, उसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए न्यूमरेटर क्या रखा था? जो उस महीने की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई थी, तो वो जो अब तक कर रहे थे वो ये चीज थी, करंट पीरियड कॉस्ट, उस महीने में इनकर होने वाली कॉस्ट। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब सवाल में आ जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी साथ ऐड करके अब जो टोटल बनेगा ये होगा न्यूमरेटर। पहले भी यही कहा जी। चेंज नहीं होने चाहिए का मतलब ये नहीं कि पिछले महीने महंगाई थी अगले महीने महंगाई नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन जितना लॉस हम समझते हैं कि होना चाहिए, बस उस हद तक लॉस को इनकॉर्पोरेट करने को तैयार है। सिर्फ क्वांटिटी के एंगल से बात की थी, वरना अगर महंगाई हो रही है तो हो जाएगी पर यूनिट कॉस्ट चेंज। ये सिर्फ क्वांटिटी के एंगल से बात की थी। जैसे कल भी मैं मिसाल दे रहा था कि अगर वो रेस्टोरेंट वाले देखना चाहते हैं तो वो 180 लोगों तक के हिसाब से, मतलब 200 लोग आएंगे लेकिन उनके ख्याल में बस 180 होंगे पैसे देने वाले, तो वो इस हद तक बस पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये क्वांटिटी के एंगल से बात थी। महंगाई तो हो सकती है, पिछले महीने कॉस्ट और थी, अगले महीने और होगी पर यूनिट। सेम रखने का ये मतलब तो नहीं था कि हर महीने सेम रहेगी जी। अच्छा, अब ये ओपनिंग वाली फिगर स्टूडेंट को कैसे मिलेगी तो बात की बात है। असल में ये फिगर कैसे बनी होगी,
पिछले महीने की जो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन थी उसमें जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखी हुई थी, जो अभी 6000 और 4232 लिखी हुई थी, तो ये 6000, ये 4232, क्या जी? जब हमको पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं ना, तो उसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पीरियोडिक, फाइफो मेथड, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं भूल गया। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स, परचेजेस के यूनिट्स। इस फार्मूले पे कोई इतराज तो नहीं है? तो इस फार्मूले में ओपनिंग स्टॉक लिखना, इसका मतलब ये है कि हम उसको दोबारा परचेजेस मान रहे हैं, ये मतलब है इसका। जस्ट एक रेट एवरेज कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र, ये अमाउंट कैसे बनेगी? पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाली थी, ये वो दो फिगर्स हैं। क्या ओपनिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का, किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? जो पिछला क्लोजिंग था, तो वही ओपनिंग होता है। किसी भी पॉइंट, किसी भी साल, किसी भी महीने का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? जो पिछला क्लोजिंग था। यही बात अभी की है। यहां पर हम क्यों ऐड कर रहे हैं, इसकी वजह हम ऐड कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया था कि जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे थे तो वहां पर नहीं कभी वेटेड एवरेज रेट निकाला। पक्की बात है। वहां पर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट करते थे रेट के फार्मूले में, तो इसका मतलब था कि हम ओपनिंग स्टॉक को फिर से परचेजेस कह रहे हैं। नहीं, तो फिर अब क्यों मसला हो गया? ये फार्मूला है जिससे हम एक एवरेज रेट निकालना चाह रहे हैं। वेटेड एवरेज मेथड में रेट एवरेज निकलता है ना, तो वो कैसे एवरेज होता है? ओपनिंग और नए को ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना एवरेज। तो यही मैंने यहां भी किया है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने का न्यूमरेटर कैसे बनेगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है सवाल में तो गिवन होगी, असल में ये कैसे बनी होगी? पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट के सामने जो लिखा होगा ये वो। और ये क्या है? ये जो इस महीने में टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, ये वो फिगर्स हैं। और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए इसको डिवाइड करेंगे यूनिट से। कहां से मिलेंगे वो यूनिट्स? वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से निकलेंगे। सवाल लिखें। Following data relates to process 1 for the month of May. नहीं, May. Following data relates to process 1 for the month of May. पहले इसमें एक हेडिंग दीजिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और ये दो में तोड़ के बता रहा हूं। मटेरियल 70,000 और कन्वर्जन 95,000 रुपीज हैं। ये रुपीज कॉस्ट बता रहा हूं। कैसे बनी होंगी ये फिगर्स? जो अप्रैल के महीने की स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनी होगी उसमें जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो रही होगी, उसमें जो मटेरियल के सामने लिखा होगा, जो कन्वर्जन के सामने लिखा होगा, वो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। ये मैं आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की चीजें बता रहा हूँ ना। कॉस्ट बता दी, अब यूनिट्स बता रहा हूँ। यूनिट्स से इसके 4,000,
और इन 4000 के साथ ब्रैकेट में लिखिए 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। और बाय डिफॉल्ट ये विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 60% कंप्लीट, ठीक है। चलें, ये ओपनिंग की इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद लिखिए करंट मंथ, करंट मंथ की चीजें हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ब्रैकेट में लिखिए 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स। चलें, ब्रैकेट बंद। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 500,000, 5 लाख। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 940,000, 940,000। अच्छा, ये 5 लाख और 940 इनमें से क्या है? 5 लाख और 940, 70,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इसके यूनिट्स हैं 2500, 2500। और ये 80% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट। हाँ जी, सही कहा, आपसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। हाँ ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है और रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब तीनों ही रिक्वायर्ड है ना? क्यों? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनेगी, पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी तब जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगी, तो तीनों ही रिक्वायर्ड है। ये आप कर रहे हैं अभी, और इस सवाल से मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लाइंड ओबीडियंस टेस्ट करना चाह रहा हूं, अकल टेस्ट नहीं करना चाह रहा। मैं बस शुक्र लगा रहा हूं आपके साथ। मैं अभी इस सवाल से आपकी सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस चेक करना चाह रहा हूं। करें सवाल सॉल्व, अकल टेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ओबीडियंस कर रहा हूं। करें सवाल।
पूरा करें, पूरा करने को कहा है। तो गलत होगा तो कोई बात नहीं यार, लिखने की प्रैक्टिस कम से कम राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। वेस्ट कुछ नहीं होता सीखने में, कुछ वेस्ट नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका अपने कितना डालना चाहिए यहाँ पे 40% रहता है ना, वो डालना कहीं डालना नहीं चाहिए। वो कंप्लीट पूरे हो चुके 26-5 सर इसमें सर सर पूरा लेक्चर में पिछले महीने सर तो मुझे लगनी है। सही सही है
सर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में ओपनिंग वर्किंग प्रोग्राम इसमें स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये तो आपने सोचना है। सर मैंने सवाल करने से पहले क्या कहा? यार फिर तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी गुजारने की, क्या करूँ? और अगर दोस्त को ही नहीं समझ आई फिर? ये मैं चले इधर देखें। नहीं, वो जो चीज मैंने देखनी थी वहां तक तो आप कर ही चुके होंगे। हाँ जी, ओपनिंग ओपनिंग लिखूं? मैंने आपसे कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस चेक करना चाह रहा हूं। क्या मतलब है इसका? क्या क्या हुआ? ये 26,500 कैसे निकला? इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बचे रह गए तो बाकी आउट हो गए। 29,000। ये जो सीखना सिखाना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बताऊंगा, चीजें सिखाऊंगा, छोटे मोटे एग्जांपल्स करा के, रूल्स बता के, हल्की प्रैक्टिस करा के, मुश्किल प्रैक्टिस। अब इस सारे के अंदर कहीं मैंने देखें पूरी एक्सट्रीम, पूरी रेंज को कवर करना है। मैंने बिल्कुल जो एक मैक्सिमम लेवल तक सोच सकता है, मैंने उसको भी लॉजिक्स बतानी है। जो बिल्कुल ही कमजोर दिल, कमजोर सेहत वाले लोग हैं, जो नहीं हिम्मत करते, उनको भी मैंने एटलीस्ट फॉर्मेट्स बताने। सिखाने के ही तरीके में, सिखाने के स्टाइल में मैं ऐसे भी सिखाऊंगा कि बता रहा हूं कि क्या करना है, और ऐसे भी सिखाऊंगा कि मैं आपको कहूंगा करें। आप उस पर परेशान होंगे, दिमाग लगाएंगे, वजह समझ नहीं आएंगी,
उसके बाद वजह बताऊंगा। ये सब सिखाने का प्रोसीजर है। इससे रिलेटेड परेशानी होगी यकीनन, नहीं बताऊंगा वजह, कल बताऊंगा। आज की रात तड़पते गुजारें आप, इसकी वजह मैं कल बताऊंगा कि यहां पर ओपनिंग क्यों नहीं लिखा। बस नहीं लिखना, नहीं लिखना। तो फिर मैंने ये ओपनिंग में स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखवाई ही क्यों थी? क्योंकि मैंने इसी सवाल से कल FIFO भी कराना है, तो वहां करूंगा इस्तेमाल इसको। वेटेड एवरेज मेथड में इनमें ओपनिंग की लाइन नहीं आनी, कल वजह बस नहीं आनी है जी। थोड़ा थोड़ा बस, ठीक है, अच्छी बात है, सोचें, इस पे दिमाग लगाएं। और बेटियां से ये चेक करने को कहा था कि सामने लिखा हुआ था सामने, मिटाया भी नहीं था। हैं? जब तक चैप्टर चल रहा होता है ना, उसके आप क्यूमुलेटिव लेक्चर्स रिवाइज करके आया करें। गलत है? कहाँ पर? ये वाला 148347 हाँ। होमवर्क लिखें तो करते रहना ना, होमवर्क लिखें, मैं तो जाऊँ ना, होमवर्क लिखें। क्या जी? क्या वेटेड एवरेज कहाँ यूज हुआ है? इस पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने को वेटेड एवरेज मेथड से ओपनिंग की अमाउंट भी मिला ली, नया खर्चा भी मिला लिया, तो ये एवरेज हो गया है। रेट ही निकाला ये, वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट ही होता है ना। किस पे? जैसे पहले क्या, हाँ, तो ओपनिंग आया है तो उसको हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में शामिल कर लिया, तो उसको शामिल करना ही वेटेड एवरेज मेथड है।
कंफ्यूजिंग के लिए नहीं डाली थी, वो वाकई 60% कंप्लीट थे, उनका यहाँ इस्तेमाल कोई नहीं है वेटेड एवरेज में, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन का वेटेड एवरेज में कोई इस्तेमाल नहीं है। दोबारा कब लग रहा है? तड़पो आधे रात, कल बताऊं। हाँ जी, हाँ हाँ, आपने 22,500 लिखा, इधर 22,500 लिखा, फिर अच्छा, तो यूनिट्स हम यहाँ निकाल रहे थे, तो यहीं ही निकल आए यूनिट्स ना, वो जाके दोबारा फिर ऐड करने की जरूरत क्या है, हम यूनिट्स ही यहाँ निकाल रहे हैं। तो जब यूनिट्स की वर्किंग कर ही रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये वो यूनिट्स हैं जिनसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही ना वो 4,000, तो ये 26,000 ही लिखेंगे। होमवर्क लिखिए सवाल। Following data relates to process 1 for the month of May. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें पहले। 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। ओपनिंग का डाटा बता रहा हूं पहले। 3,000 यूनिट्स हैं। ये जो कल से स्टेज ऑफ कंप्लीशन बतानी शुरू की है, पहली दफा बताते हुए मैंने लिखा था कि विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, उसके बाद फिर 2-3 दफा नहीं बताया, तो वो बाय डिफॉल्ट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मटेरियल के एतबार से भी अभी कुछ परसेंटेज लगनी हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स हैं। 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 70% मटेरियल के एतबार से कंप्लीट है और 60% कन्वर्जन के एतबार से कंप्लीट है। करंट मंथ का डाटा है जी, कॉस्ट नहीं बताई। अच्छा जी, सॉरी, ओपनिंग की कॉस्ट लिखें, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल कॉस्ट, ओपनिंग की कॉस्ट बता रहा हूं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की। मटेरियल 50,000, 50,000, और कन्वर्जन 80,000, 80,000। अब आगे करंट मंथ डाटा। हाँ जी, मैंने मटेरियल बताई है 50,000 और कन्वर्जन कॉस्ट बताई है 80,000, 50,000 और 80,000। करंट मंथ में आ जाएं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं, ब्रैकेट कुछ नहीं, अमाउंट ही सीधी इसकी 480,000, 480, 4,80,000। कन्वर्जन कॉस्ट 750,000, 7.5 लाख, 750,000। चले, ये करंट मंथ की कॉस्ट पूरी हो गई। अब उसके बाद लिखिए इनपुट। इनपुट इनपुट है जी 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। और ये जो क्लोजिंग है ये हैं 80% कंप्लीट, 80% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और 55% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 55% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। वेटेड एवरेज मेथड है। और आपसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। यही जैसे ये बनाया है। और अब इस बार थोड़ी चेंज वैरायटी ये की कि उधर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मटेरियल की भी परसेंटेज आ जाएगी, बाकी तो ऐसे ही। है जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन आएगी अब इसमें? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कल बताओ। अच्छा, ये जो मेरा थोड़ा बताना है, थोड़ा आपको आजमाना है, इसमें कुछ भी आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसमें जाया कुछ भी नहीं हो रहा, ना आपके पेजेस जाया हो रहे हैं ना आपका वक्त जाया हो रहा है। अगर मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए, मेरे साथ चलते रहिए बस। सब्र क्या होता है? पेशेंस। हाँ जी, सब्र की इनफैक्ट दो सिचुएशंस हैं जो सही मानों में सब्र है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सही मानों में सब्र है। एक है कि हम हक यानी सही काम कर रहे हैं और उसको करने में मुश्किलें आ रही हैं, उनको बर्दाश्त करना और सही काम पे डटे रहना, ये सब्र है। और दूसरी शक्ल ये है कि जिन बुराइयों गुनाहों से बचना है उनसे बच रहे हैं, लेकिन उस बचने में मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनको बर्दाश्त करना और बचने की कोशिश करते रहना, ये सब्र है। यानी या तो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसकी मुश्किलें हैं, करते रहना अच्छा, मुश्किलें बर्दाश्त करना, या कुछ बुरे से बच रहे थे, मतलब बुरा नहीं कर रहे थे, दिल कर रहा था बहुत ज्यादा, नहीं कर रहे थे, कंट्रोल रख रहे थे, सब्र है। अच्छा, किसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं, छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक छुट्टी नहीं हो रही है, ये सब्र नहीं है। कुछ वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड बड़ी स्लो है, ये सब्र नहीं है। हाँ, लेक्चर है। मुस्लिम 7500। सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, बेशक उसके हर मामले में उसके लिए खैर है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए है। मोमिन वो है जो यकीन रखता है, ईमान रखता है। अगर उसे खुशी पहुंचे तो वो शुक्र अदा करता है। देखिए, अगर मुझे कोई खुशी पहुंची है तो मेरा ईमान ये है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा काम था स्टेप्स लेना, वो मैंने लिए हैं। अगर मुझ तक खुशी पहुंच रही है तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने दे दी। तो इस पे फिर जब मैं ये यकीन करूंगा कि मेरा तो कोई कमाल नहीं है, तो फिर शुक्र आ गया। इससे भी, इस जज्बे से भी क्या चीज, किस चीज का इजहार हो गया? शुक्र करने से। मतलब कोई अचीवमेंट मिली है, कोई अचीवमेंट मिली, कोशिश मैंने की थी, अचीवमेंट आई, तो मुझे तो मगरूर होना चाहिए था, तो है ठीक है, शाबाश। क्यों ईमान बढ़ जाएगा? क्योंकि मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने दिया है, तो ईमान बढ़ गया, खैर हो गई। और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, जो उसके लिए खैर है। अच्छा, सब्र कोई क्यों कर पा रहा होगा? क्योंकि उसका ईमान होगा कि जो हालात आए हैं वो आए तो अल्लाह की तरफ से। क्योंकि हमारा ना, इससे हटके एक बात कर रहा हूँ, हमारा तकदीर पे ईमान क्या है? हमारा तकदीर पे ईमान ये है कि हमारा काम तो है करना, जो हुआ है वो होके ही रहना था, उसको बदला नहीं जा सकता था, और जो नहीं हुआ
वो हो ही नहीं सकता था, चाहे जो मर्जी हो जाए कर लेते। यानी हमारा काम होता है करना। अगर मैं भूखा बैठा हूं कि अल्लाह मेरी भूख मिटा दे, नहीं, ये नहीं चाहिए मुझसे, मेरा काम खाना है। अब उसके बाद भूख मिटनी है या नहीं मिटनी है, ये अल्लाह की तरफ से। मैंने मेहनत करके फल तोड़ना है, उस फल को खाना है। अब वो फल मुझे अंदर जाके खैर पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कोई हालात अच्छे आ रहे हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से है, तो उस पर शुक्र हो रहा है, क्योंकि मेरा तो कोई कमाल नहीं है। और अगर कोई मुश्किल वक्त आ रहा है तो सब्र है। और फिर बता दूं, सब्र अच्छे कामों की बात हो रही है, यानी जो अल्लाह का हुक्म मानते हुए मुश्किलें आ रही थी उनको सब्र से बर्दाश्त करना, और जो अल्लाह के मना किए हुए कामों से बचने में बर्दाश्त करना पड़ रहा था उसको बर्दाश्त करना, ये सब्र है। तो जब सब्र कर रहा है इंसान, क्योंकि तो तकलीफ पहुंच रही है, तो उसमें भी खैर है, मतलब सब्र में भी खैर है, शुक्र में भी खैर है। कल मुलाकात।